hipoteza articular. तो आप सभी लोगों को नमस्कार और भविष्य के इस नेटवर्क पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछला वीडियो के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो मुझे लगा कि आप लोगों से चर्चा की जाए, क्योंकि आज दिन भर भी मैं कुछ विशेष प्रकार के रिसर्च और कैलकुलेशंस में समय निकल गया। ख़ास तौर से जब ये प्रश्न आता है कि ये युद्ध कितना बड़ा हो सकता है, और ऑल्दो इसके बारे में हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि 16 तारीख एक तारीख ऐसी निकल के आती है जिसके बाद अगर ये युद्ध जाता है तो स्थिति जो है वो चिंताजनक हो सकती है। और जो परिस्थितियां दिख रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत सरकार जो है और वर्तमान जो हमारा प्रशासन है, सरकार के जो भी नीति निर्धारक हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि 7 तारीख को जिस प्रकार से ये हमला किया गया भारत के द्वारा आतंकी अड्डों के ऊपर विशेष रूप से, और कहीं ना कहीं ये ज्योतिषीय गणनाओं में ये तारीख निकल के आती है, जिसके लेकर हमने पहले लिखा भी था। यहीं से ये चीज़ भी समझ में आती है कि निश्चित रूप से जो लोग भी इस विषय को जानते हैं वो कहीं ना कहीं से उनने भी ये सारे ज्योतिषीय कैलकुलेशन निश्चित रूप से किए ही होंगे। और जितनी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा विश्वास है कि वो भी इन चीज़ों को शायद हमसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि यहाँ हम अकेले या 2 लोग या 3 लोग मिलकर कुछ करते हैं, वहाँ निश्चित रूप से टीम एक होगी जो ये सारे कैलकुलेशंस देखती होगी। तो आज कई लोगों ने एक व्हाट्सएप के ऊपर हमसे सवाल भी किया कि क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध तक जा सकता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर हम पिछले जो परमाणु एक ही घटना घटी है, इनफैक्ट 2 घटना, लेकिन अमेरिका ने जिस प्रकार से जापान के ऊपर आक्रमण किया था, अगर हम तब से इसको कंपेयर करें तो ग्रह स्थिति तो है, ग्रह स्थिति तो लगभग वैसी ही है। लेकिन अब होता क्या है कि जब हमें क्रॉस चेक करना होता है तो उसके पहले फिर कोई परमाणु युद्ध की जानकारी नहीं निकल के आती है और उसके डेट्स भी नहीं निकल के आते हैं, तो उसको हम उस तरीके से तो क्रॉस चेक कर नहीं सकते जहाँ पे हम वैलिडेशन की बात करते हैं कि भाई पहले ऐसा हुआ था, इसलिए जिसको हम डेटाबेस वैलिडेशन या घटनाओं का वैलिडेशन हम ग्रहों के परिस्थितियों से कर सकें। एक ही केस हमारे सामने आता है जो कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जिस प्रकार से परमाणु हमला किया था। तो पारशा जी नमस्कार, आपने अलग से नमस्कार लिखा है इसलिए मैंने आपको नमस्कार किया अलग से। एनीवे, तो मैं कह रहा था कि चूंकि ये परिस्थितियां ऐसी हैं, अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो निश्चित रूप से स्थिति निकल के आती है कि आने वाला समय कठिन हो सकता है। लेकिन उसकी तारीख हमने आपको दी है 16 तारीख। लेकिन जिस प्रकार से मैं जो कह रहा था आपसे कि जिस प्रकार से भारत अभी भी वही स्थिति बना के चल रहा है, जो शायद कूटनीति की दृष्टि से शायद बहुत उचित भी लगती है कि जितना हम पर आक्रमण किया जा रहा है हम उतना ही जवाब दे रहे हैं या उससे थोड़ा ज़्यादा जवाब दे रहे हैं, वहाँ तक तो ये स्थिति ठीक है। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे कि इस तरीके से ये कहानी जो है ना, ये 16 तारीख क्रॉस कर जाएगी, और हमारी चिंता जो है वो 16 तारीख की है, क्योंकि 16 तारीख के बाद से विशेष रूप से आप चले जाइए 2 जून तक। तो 16 तारीख से 2 जून के बीच में ये कहानी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जा सकती है, और इस युद्ध में हो सकता है कि कोई और भी देश सम्मिलित हो जाए, या भारत को एक साथ 2 फ्रंट्स पे लड़ना पड़ जाए। एक साथ 2 फ्रंट पे, एक फ्रंट तो ये खुला ही हुआ है, एक और फ्रंट खुल सकता है या एक से ज़्यादा भी खुल सकते हैं, ज़्यादा तो शायद नहीं होंगे, लेकिन एक फ्रंट और खुल सकता है। तो भारत की जहाँ तक स्थिति हमें समझ में आ रही है, जितना हम समझते हैं चीज़ों को, हम दोनों ही फ्रंट्स पे लड़ने के लिए सक्षम हैं। और जैसा हम पहले भी आप लोगों को कह चुके हैं कि भारत हर हालत में विजयी होगा। तो वो एक फ्रंट हो, चाहे 2 फ्रंट हो, या इवन 3 भी हो, अगर एक साथ हो जाए, एक साथ 3 फ्रंट, फिर भी भारत विजयी होगा।
अब सवाल ये उठता है कि ये जो 1 2 3 फ्रंट या जो भी 2 फ्रंट या जो भी अभी चल रहा है, इसमें अल्टीमेटली आपकी और हमारी स्थिति क्या रहने वाली है। तो अभी ये लाइव करने के जस्ट 5 मिनट पहले ही मुझे आसमान में फटाके फूटने की यहाँ आवाज़ें आ रही हैं। कहीं पे शादी हो रही है, कहीं डीजे बज रहा है। अभी भी लोग उस माइंडसेट में नहीं है। लोगों को अभी भी शायद समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, और वो एक तरीके से अच्छा भी है। हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं ले रहे हैं तो वो उसमें कुछ बुरा नहीं है ना। एक सेकेंड, ओके, तो उसमें कुछ बुरा भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक चेतावनी जो आप लोगों को, सब लोगों को देना चाह रहा हूँ इस समय, कि आप ट्रैवलिंग के ऊपर अपनी रोक लगा लीजिए। प्रवास कार्यक्रम अपने अगले कुछ दिनों के लिए रोक लीजिए, क्योंकि जैसे अभी भी मैं न्यूज़ चैनल्स में देख रहा हूँ, तो जिस प्रकार से अभी भी ड्रोन्स के हमले हो रहे हैं और उनको रोका जा रहा है, बिल्कुल संभव है कि इसमें से 1 आध 2 मिस हो जाएं। हमने देखा है कि कैसे सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी इजराइल का आयरन डोम के बारे में हमने सब बहुत अच्छे से पढ़ा है, जाना है, और हमारे मीडिया ने तो बहुत अच्छे से हमें बता ही दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्टीमेटली हमने इजराइल में भी मिसाइल्स और ड्रोन्स गिरते हुए देखे हैं। तो ये परिस्थिति कभी बन सकती है। तो अगर कहीं भी सरकार कह रही है कि जैसे चंडीगढ़ में शाम को 5 बजे के बाद में बंद कर दिया गया है वहाँ का बाजार, और अगर मुझे सही ध्यान है तो अमृतसर वगैरह में भी शाम के समय सिर्फ दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी, ऐसे आदेश आ चुके हैं। गृह मंत्री ने भी आज सारे प्रदेशों के जो मुख्य सचिव हैं उनको युद्ध से जुड़े हुए और इन सब चीज़ों से जुड़े हुए आपातकालीन परचेस करने की जो पावर होती है वो दे दी है। तो जिस तरीके से भारत सरकार ग्रेजुअली अपने स्टेप्स को ऊपर उठाते जा रही है, युद्ध फ्रंट पे भी, आक्रमण की स्थिति में भी, और इंटरनल जो चीज़ें हैं उसमें भी, ये कहानी अभी कम होते हुए तो कहीं से नहीं दिख रही है और ये बढ़ ही रही है। अपने ट्रैवलिंग पे थोड़ा रोक लगाएं, क्योंकि कल शायद मैं सुन रहा था कि वैष्णो देवी में अच्छी खासी भीड़ है और शायद 2 या 3 लाख जवान वहाँ लगे हुए हैं। अब कितने लगे हैं तो मुझे एग्जैक्टली फिगर्स का ध्यान नहीं है, बट अपने ट्रैवलिंग पे थोड़ा कंट्रोल करें। ये समय हमारे लेजर और प्लेजर के लिए नहीं है। ये समय हम युद्ध में हैं। भले ही इसकी घोषणा न हुई हो, लेकिन ये जो ड्रोन्स के हमले और ये सब जो चल रहा है ये मजाक नहीं है ना। एक ड्रोन भी अगर अपना हमला कर पाया तो वैसी स्थिति बन सकती है जो हमने पाकिस्तान में बनाई है, और आगे भी बनाएंगे। एक चीज़ और बता दूं, अभी और बनना बाकी है। तो ये स्थिति कहीं से भी कम होते हुए तो नहीं दिख रही है। तो पूर्व में जितनी भी चेतावनियां हमने दी हैं, आप सब लोगों ने पढ़ी भी हैं, जानी भी हैं कि कुछ कैश आपके पास में रखना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि अपना बैंक खाता खाली कर लीजिए, इसकी कतई ज़रूरत नहीं है। भारत बहुत सशक्त है, बट फिर भी जस्ट इन केस, अगर मान लीजिए 3 दिन के लिए भी अगर आप घर से नहीं निकल पाते हैं, और अगर आप कुछ भी, भाई क्या नहीं हो सकता आज के समय में। कोविड के बारे में हमने देखा है, क्या हम तैयार थे इस तरीके की परिस्थितियों के लिए? कोविड को लेकर क्या हमने कभी सोचा था कि हम लोग इतने दिनों के लिए सडनली हमें बंद होना पड़ेगा? और हुए बंद ना। तो उस समय भी लोग को बहुत लाइटली ले रहे थे चीज़ों को, बट जब समझ में आया, और उसके बाद सोशल मीडिया में हर दूसरी तीसरी पोस्ट पे अगर ऑबिचरी लिखनी पड़ रही थी अपने आप सबकी, और मैं तो खैर मैं खुद 12-13 दिन के लिए अस्पताल चला गया था। तो चीज़ें जो हैं वो कब सडन चेंज ले लेंगी आपको नहीं पता। तो हमें ऐसे चेंजेस के लिए ही अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो आप जितने भी लोग अभी सुन पा रहे हैं, और अगर आगे आप लोग इस वीडियो को देखेंगे जब भी, मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि ज्योतिषीय दृष्टि से हमें ये परिस्थितियां कम होते हुए नहीं दिख रही हैं। ये कंडीशंस आगे और कठिन हो सकती हैं। आप लोग जहां भी हैं, अब कोई इसमें लिख रहा है दिल्ली में क्या होगा, फलाना जगह क्या होगा। देखिए, जब युद्ध है तो युद्ध है, कहाँ क्या होगा यू नेवर नो, है ना। उतना गहराई में जाकर एक एक स्थान के बारे में ज्योतिषीय दृष्टि से निकालना अब संभव भी नहीं है, और दूसरा उसको निकालने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि
मान लीजिए मैं यहाँ भोपाल में बैठा हूँ, है ना, तो वैसे देखिए तो बहुत दूर है सीमा से, तो लेकिन आज की तारीख में जो मिसाइल्स की रेंज है उसमें तो पूरा भारत आता है, भोपाल भी आता है ना। तो क्या मैं अपने इस शहर में, और इस शहर में भी क्या मैं अपने घर का पिन पॉइंट निकालूंगा और इस तरीके से क्या हम हर व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर के लिए उसका पिन पॉइंट देखेंगे? क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम उतना ही करें और उतने ही प्रश्न करें, किसी से भी फॉर दैट मैटर, आप हमसे करें, आप किसी भी ज्योतिषी से करें और किसी भी दूसरे व्यक्ति से करें, तो जरा प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, है ना, क्योंकि जो चीज़ें संभव नहीं है उधर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसीलिए हम एक मोटा मोटी हिसाब किताब करते हैं। भाई इंश्योरेंस क्यों करता है आदमी, जीवन बीमा क्यों करता है? इसीलिए करता है ना कि भाई ठीक है, हो सकता है हमें कुछ हो जाए लेकिन हमारे परिवार उसके बाद में उस चीज़ का कुछ उसको बेनिफिट मिले। यही तो उद्देश्य रहता है जीवन बीमा का। और क्या उद्देश्य रहता है? ये तो नहीं होता कि अपन जीवन बीमा कराएंगे और फिर मर जाएंगे और मरने के बाद में किसी को पैसा मिल जाएगा, ये विचार तो नहीं होता। विचार ये होता है कि अगर अर्निंग मेंबर नहीं है तो भी परिवार के पास में एक पर्टिकुलर अमाउंट उनके पास में आता रहे। अल्टीमेटली सारी कहानी यही है कि जो जिंदा है उनको जिंदा रहना है ना। तो यही बात पे इंश्योरेंस होता है। और जो हम चेतावनियां दे रहे हैं या जो आपको सुझाव दे रहे हैं, चेतावनी ना सही सुझाव समझ लीजिए, तो वो सुझाव भी इसीलिए दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति बन गई तो हमारे पास कुछ तो है, हमारे पास और कुछ नहीं तो सूखा अनाज तो है, और कुछ नहीं तो हमारे पास कुछ कैश तो है ना। जैसे अब अमृतसर में मान लीजिए अभी जो परिस्थिति है, सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, मान लीजिए कर्फ्यू लग जाए, नेवर नो, है ना। अब इसमें कोई कहे कि साहब आप ये देख के बताइए कि कर्फ्यू लगेगा का नहीं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, क्योंकि एक जगह पर 1 तारीख को देखें, 2 तारीख को देखें, कितनी तारीख को देखें, तो कुछ चीज़ें ज्योतिष में भी प्रैक्टिकल नहीं होती। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जितना संभव है, जितना इन टोटलिटी जो लोग सब लोग कर सकते हैं उतना ही बताया जाता है और उतना ही बताया भी गया है। अभी भी अगर हम कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग को रोकें, अनावश्यक प्रवास में मत जाइए, क्योंकि अब फिर एक और चीज़ बता दूं आपको, ये शायद आप लोगों ने सुना होगा या कहा होगा हमने, अब मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं अगर कभी कहा था हमने, क्योंकि अब वो समय हो गया है कि आकाश से जलती हुई चीज़ें नीचे गिरेंगी। अब वो कुछ भी हो सकता है। तो आकाश से जलती हुई चीज़ें क्या हो सकती हैं? उल्का पिंड हो सकता है, सैटेलाइट्स हो सकते हैं, और आकाश से जलता हुआ क्या होगा? यात्री विमान हो सकते हैं, और लड़ाकू विमान हो सकते हैं, मिसाइल्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आसमान से जलती हुई नीचे गिर सकती है ना। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। अब इसमें से अब फिर किससे बचें? तो इन सबसे बचना है। एक बॉटम लाइन ये है कि सबसे बचना है, जिससे आप बच सकें, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली हम हर चीज़ से नहीं बच सकते, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो इस तरीके के विचार लाने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन हाँ, जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अनावश्यक हमें ट्रैवलिंग नहीं करना है, अनावश्यक हमें ऐसी परिस्थिति नहीं बनाना है कि सरकार जो है या हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो दूसरे को तो जिससे लड़ना है उसको तो देखें और पीछे पलट के हमको भी देखें कि भाई इनको भी ठीक रखना है। तो जितना हम बेहतर कर सके चीज़ों को हमें करना चाहिए। एक युद्धरत ऐसा देश जो युद्ध में है, ऐसे देश के नागरिकों के जो कर्तव्य होने चाहिए उनको हमें निभाना है। भले ही युद्ध की घोषणा आज अभी तक तो नहीं हुई है ऑफिशियली, लेकिन युद्ध होता क्या है? कोई हम पर आक्रमण कर रहा है, हम उसको रोक रहे हैं, क्या ये युद्ध नहीं है? ठीक है, सरकार कब युद्ध की घोषणा, क्योंकि सरकार ने अगर युद्ध की घोषणा करी, समझ लीजिए, तो हम एक आप लोगों को पहले भी एक पोस्ट लिख चुके हैं कि क्या आप एक अभिनेत्री की अंतिम मूवी देखना चाहेंगे। कई लोगों ने इस चीज़ को बहुत अलग अलग अर्थों में लिया था, लेकिन उस अभिनेत्री की अंतिम मूवी है जो थी वो उस दिन लग जाएगा, यानी इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, जिस दिन सरकार ने युद्ध घोषित किया देश में इमरजेंसी लग जाएगी। समझिए चीज़ों को। बहुत अच्छा होगा ये मामला आगे ना बढ़े, बहुत अच्छा होगा ये मामला आगे ना बढ़े। उससे भी अच्छा होगा
कि इस आतंकवादी देश को भारत खत्म करे। ओके, तो बहुत अच्छा होगा ये मामला आगे न बढ़े, लेकिन उससे भी अच्छा होगा कि इस आतंकवादी देश को भारत एक बार में समूल नष्ट करे, और देश को ना सही आतंकवाद को तो करे। और अब जाके जो परिस्थिति बन के आ गई है पूरी दुनिया के सामने, विश्व के सामने, कि आतंकवादियों के जनाजे के सामने, आतंकवादियों के ताबूत के सामने, आतंकवादियों के ताबूत के ऊपर पाकिस्तान का झंडा डाला गया है, उनको राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, सेना के लोग साथ में खड़े होकर उस अंतिम जो भी इनकी तरीके होते होंगे उन सब चीज़ों में सेना भी शामिल हो रही है। इससे बड़ा सबूत तो अब दुनिया के लिए है ही नहीं कि ये पूरा पूरा देश ही आतंकवादी देश है, इनका और कोई काम ही नहीं है आतंकवाद के अलावा। ये तो तय हो गया, और ये भविष्य में ये चीज़ें और अच्छे से सामने आएंगी भी, निकलेंगी भी, इनका उपयोग भी किया जाएगा। आज वो FATF या क्या वो फाइनेंशियल जो भी होता होगा, वहाँ भी ये चीज़ इसी तरीके से निकल के आएगी। और मुझे जहाँ तक संभावना दिखती है, पाकिस्तान को अब कोई लोन शोन नहीं मिलने वाला कहीं से, अनलेस की चीन जैसा देश उसकी मदद ना कर दे, जो वैसे भी कर सकता है। क्योंकि इस युद्ध से सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को होगा तो वो चीन को ही होगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इतने दिन तक तो ग्रो नहीं करेगी, ऐसा वो मान के चल रहे हैं कि अगर हमने इनको युद्ध में उलझा लिया तो भारत का व्यावसायिक गतिविधि ठप हो जाएगी, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। मैं फिर आपको बता देता हूँ, भारत की ये गतिविधियां चलती रहेंगी। अब फिर इसमें प्रश्न ये उठता है कि भाई आप ये मतलब हम ये कह रहे हैं कि साहब आप ट्रैवलिंग बंद कर दीजिए, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने लेजर और प्लेजर के लिए ट्रैवलिंग बंद कर दीजिए। जो आवश्यक है वो तो करना है, जो आवश्यक है वो तो करना है, वो तो करना ही है, लेकिन जिसको टाला जा सकता है वो तो कर सकते हैं, करना भी चाहिए, बस इतना सही बात है। तो कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं। और जो एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि हिरोशिमा और नागासाकी के समय जो ग्रही परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां ऑलरेडी बन चुकी हैं। शनि और राहु का मेल हो चुका है, उसके अलावा केतु भी, और वो सारी ग्रह परिस्थितियां। अंतर बिल्कुल ये तो होता नहीं कि कभी भी एक जैसी परिस्थिति होंगी, क्योंकि अगर बिल्कुल एक जैसी होंगी तो फिर घटना भी वहीं होना चाहिए जहां पिछली बार हुई थी, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मोटा मोटी वो स्थितियां हैं। पॉजिटिव बात यहां ये है, जिन लोगों को बहुत घबराहट हो जाती है इन चीज़ों को सुन के, पॉजिटिव बात यह है कि भारत के पास अब वो कैपेबिलिटी है, भारत के पास वो दृष्टियां हैं, भारत के पास में अंतरिक्ष की से देखे जाने वाली वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि इस प्रकार के अस्त्रों के मूवमेंट तक को, हिलाडुली को भी वो ट्रैक कर सकती है। एक तो अगर इस तरीके का कोई मूवमेंट भी होगा, वहां पे चहल पहल भी होगी, तो भी उसकी जानकारी हमारे पास में होगी। दूसरा, मान लीजिए वहां से कभी कोई मिसाइल छोड़ भी दिया गया, तो मिसाइल ऐसा नहीं है कि बटन दबाया और यहाँ फट गया, ऐसा नहीं होता। इट विल टेक सम टाइम। वहां से ऊपर उठेगा, उसके ढक्कन खुलेंगे, उसकी पूरी कवरिंग हटेगी, फिर वो ऊपर उठेगा और फिर वो आगे बढ़ेगा, है ना। तो मिसाइल्स इस तरीके के जो भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स या बड़े रेंज के जो मिसाइल होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि यहाँ से कूद के वहां चले गए, उनको भी एक ऊंचाई तक जाना पड़ता है और फिर वहां से नीचे आना पड़ता है। और भारत के पास में सफिशिएंट काफी समय रहेगा जब उसको वो ब्लॉक कर दे और वहीं पे खत्म कर दे जहां से वो शुरू होगा। पाकिस्तान की कुंडली में ये कंडीशन होने की संभावना भारत से कहीं ज्यादा है। तो शायद वो लोग जो बहुत घबरा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, मत घबराइए। हमारे पास में, हमारे देश के पास में पिछले 10-12 सालों में ये सारी व्यवस्थाएं थी। हाँ, आज एक बड़ी मजेदार और बड़ी जोरदार चीज़ पढ़ने में आई मेरे को कि उन लोग, किसी ने लिखा था कि वो लोग कहाँ हैं जो S-400 और राफेल विमान को नहीं खरीदने देना चाहते थे। सोचने वाली बात है कि ऐसा कोई व्यक्ति क्यों होगा
जो राफेल जैसा विमान और S-400 जैसा सुरक्षा कवच भारत में अगर खरीदा जा रहा है तो उसका वो विरोध कर रहा है। वो कौन व्यक्ति है ये सोचना आपको है, वो व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया ये सोचना भी आपका कर्तव्य होना चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है, ये देश का विषय है। वो कौन लोग थे जो ये चाहते थे कि फाइजर जैसी कंपनी के टीके देश वालों को लगे, भारतीयों को लगे? वो कौन लोग थे जो फाइजर के लिए यहाँ पे एडवोकेसी कर रहे थे कि फाइजर को लाओ, फाइजर को लाओ? मैं कोविड काल की बात कर रहा हूँ, वो कौन लोग थे सोचिए। और वो लोग आज कहाँ हैं? और इसमें से कितने कॉमन लोग हैं जो हर उस चीज का विरोध करते हैं जिसमें आज हमारा देश जिनसे बच रहा है। फाइजर की इंजेक्शंस, फाइजर की वैक्सीन आपने मैंने नहीं ली है ना, जिनने ली उनके क्या हाल हो रहे हैं। आज अगर सोचिए भारत के पास में S-400 नहीं होता एडवांस वर्जन, आज भारत के पास S-400 एडवांस वर्जन अगर नहीं होता, वो ठीक है हमने आकाश बनाई, वो भी मेड इन इंडिया ही है ना, मेक इन इंडिया है ना, मेड इन इंडिया भी है, मेक इन इंडिया भी है। भले टेक्नोलॉजी कहीं और से आई हो, बन तो अपने आ रही है। ये जो ड्रोन्स पाकिस्तान में जाके जिनने आतंकवादियों के चिथड़े उड़ाए हैं, ये ड्रोन हमारे यहाँ बन रहे हैं, बेंगलोर के आसपास ही बन रहे हैं। तो ये भारत के अंदर बन रहे हैं ये सारे हथियार जिनसे हम आज विदेशियों के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर इतने प्रिसाइज पिन पॉइंट हमले कर पा रहे हैं। ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये बातें, ये युद्ध जो है ना, ये युद्ध बहुत सारी चीजों के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं, निश्चित रूप से मानवता के लिए खराब है, लेकिन यहां से आपके पास में देश को लेकर, देश के बारे में विचार करने के लिए आपके पास में कितने पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, कितनी चीजें अभी हमने आपके सामने बोल दी। अभी बात हो रही थी कि साहब वो किसी का फोन आया था, उनका कहना यह था कि वो जो ड्रोन्स आते हैं या जो अगर मान लीजिए वायुयान से या लड़ाकू विमान से हमला होता है तो वो तो जीपीएस पे चलते हैं, उन्हें लाइट है नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने एक ही जवाब दिया था, मैं आप लोगों को भी वो बताता हूँ। ऑल्दो अभी भी लाइट बंद करने से फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी सोचिएगा कोविड के समय थाली बजाने से क्या हो रहा था? कोविड के समय थाली बजाने से क्या हो जाता? कई लोगों ने उस पर भी लॉजिक्स देना शुरू कर दिए कि उसको मंदिर के घंटे से जोड़ दिया कि जब मंदिर में घंटा बजता है तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। थाली में तो घंटा नहीं बज रहा था ना। उस दिन याद करिए, उस दिन के वीडियोस देखिए आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, क्या हो रहा था। लोग अपनी छतों पे आकर, लोग अपने घरों की बालकनियों में आकर ना ये प्रक्रिया में शामिल थे। बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटे लोग, मैं इकोनॉमिक तरीके से कंपैरिजन कर रहा हूं, ऐसे कोई बड़ा छोटा नहीं कर रहा, लेकिन जो जिस भी सामाजिक पायदान पे है वो इस प्रक्रिया को कर रहा था। क्या हो रहा था उससे? कोविड भाग रहा था? नहीं। तो जब मोदी जी ने कहा होगा तो उनको भी पता होगा इससे कोविड नहीं जाने वाला। तो हो क्या रहा था? कभी इस पे एनालाइज किया है? सोचिएगा जब हम सब थाली बजा रहे थे तो हम सब एक रूप हो रहे थे, हम सब इस देश के नागरिक एकजुट हो रहे थे उस प्रक्रिया को करते समय। क्यों? क्योंकि वो प्रक्रिया करने के लिए एक व्यक्ति ने कहा था जो इस देश का प्रधानमंत्री है। उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये था कि हम सब एक साथ एकजुट होकर किसी एक प्रण को, इसी एक इच्छा शक्ति को अपने दिमाग में ला रहे थे। और जब हम प्राणिक ऊर्जा की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इतने सारे लोग किसी एक समस्या के समाधान के लिए, एक समाधान के लिए काम कर रहे थे उस दिन। भाई हम आरती करते हैं, हम क्या करते हैं? हम ईश्वर की आराधना करते हैं, हम करते क्या है? बेसिकली यही तो करते हैं। बिल्कुल, किसी ने यूनिटी लिखा है, बिल्कुल वही बात है। वो यूनिटी अलग चीज है। मैं यहां पे कह रहा हूं कि एक ग्रुप की ऊर्जा, भाई यज्ञ तो हम घर पे कर सकते हैं, तो फिर बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर यज्ञ क्यों होते हैं? क्योंकि ज्यादा लोग, ज्यादा ऊर्जा उसमें जुटती है।
सामूहिक शक्ति का संचार होता है। इसी तरीके से अभी जब हम लाइट बंद करते हैं फिर वही परिस्थिति बनती है। हम सब एक उद्देश्य के लिए एक काम कर रहे हैं। बहुत गंभीरता से इस विषय को सोचिएगा। ये होता है। तो मैं कई बार जो ये मोदी जी के जो ये विचित्र, ये के लाइट बंद करना तो कोई विचित्र नहीं है, ये तो हर देश में हो रहा है। इवन पाकिस्तान में भी लाइट बंद कराई जा रही है। ये और बात है कि वहां तो लाइट ही गायब है। तो दूसरा एक और चीज, मीडिया में ये जो बहुत ग्लैमराइज करके बता रहे हैं ना कि पाकिस्तान के तो छक्के छूट गए और 4 दिन का तेल है, और ऐसा नहीं होता है। हर देश के लिए हर व्यवस्था, एक सीमित व्यवस्था सब जगह होती है। ये सही है कि पाकिस्तान ने अपने शेल्स, यानी जो मोटार शेल होते हैं या और भी दूसरे हथियार, उन्होंने यूक्रेन को बेचे और उससे उन्होंने पैसा उत्पन्न किया। ये उनका विचार था। उनकी कमजोरी, अच्छाई, बुराई, ये सब काम सोचना जिनका है, उनने सोच के ही ये सब कुछ किया है। वो हमारा विषय नहीं। लेकिन हमारा एक विषय है जिस वजह से हम ये बार बार आपके सामने वीडियोस ला रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा पिछले 2 दिन में, कल ही 2 दिए थे, आज एक ये वीडियो में लेके आ रहा हूं। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, वो ये है कि हमें युद्धरत देश के नागरिकों के अनुसार, नागरिकों की मानसिकता के अनुसार हमें आचरण करना शुरू कर देना चाहिए। जितना संभव हो हम अपने शासन, हम अपने प्रशासन और देश को चलाने वाले लोगों के प्रति कोई ऐसी परिस्थिति ना बनाए जिससे वो हमारी तरफ पलट के देखने के लिए मजबूर हो जाएं। अगर आज हम कोई एक काम नहीं करेंगे, अगले साल अगर हम कर सकते हैं तो आज नहीं करने में कोई समस्या नहीं है। कोई जिद वाली बात नहीं है कि नहीं अभी करना है, आज ही करेंगे हम। जिन्हें जिद है वो वाघा बॉर्डर का वो तमाशा देखने की, तो चले जाएं किसी भी बॉर्डर पे। इस समय वो तमाशा ही चल रहा है सब जगह, है ना। हर चीज को एंटरटेनमेंट, अपने मीडिया चैनल्स में मैं कल देख रहा था, हर जगह एंटरटेनमेंट बना के चलते हैं लोग। युद्ध को भी एंटरटेनमेंट बना दिया इन लोगों ने। तो स्थिति गंभीर है। सो ये इतना ही मुझे आज कहना था। कई लोगों ने प्रश्न किए कि ये युद्ध क्या गंभीर होगा? निश्चित रूप से गंभीर होगा। जो लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं, जो लोग हमसे हमारे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, है ना। भारत सरकार हर प्रदेश के प्रमुख सचिवों को आपातकालीन परचेजिंग, खरीदी करने की अनुमति कब देगी, कब देती है? आपने कब सुना ऐसा होते हुए? नहीं सुना कभी ना। अभी हो रहा है। वो शायद कोविड में भी हुआ था, आपातकालीन खरीदी। सो ये परिस्थिति है मित्रों। जिन लोगों ने अभी बाद में ज्वाइन किया है, कृपया करके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। कई बातें हमने शुरू में बोल दी हैं, कुछ प्रश्न अभी बाद में निश्चित रूप से आएंगे। सबको ये लगता है कि जब वो प्रश्न करेंगे तब उन्हें उत्तर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बाकी लोग जो देख रहे हैं उनके लिए पूरा वीडियो वो देख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। हर हर महादेव। भारत विजयी होगा, हर हालत में होगा। नमस्कार।